आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड कंपनी के ऊपर काफी दिनों से क्वेश्चंस रहे हैं कि इसका चार्ट रिव्यू करिए, फंडामेंटल रिव्यू करिए। आज से 7-8 महीने पहले इस वीडियो में हमने बात करी थी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तब 80 रुपए 85 रुपए के आसपास था कि ये नहीं चलेगा, इसमें साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम रहेंगे और इसकी परफॉर्मेंस नहीं आ सकती। ये बात हमने इस वीडियो में बहुत समय पहले कर ली थी। और अगर आप देखेंगे इसको पिछले 7-8 महीने से इसका अगर ट्रेंड आप देख लें तो वो साइडवेज टू नेगेटिव है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और इसके पीछे के रीजंस मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन करे हैं, डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस उस वीडियो में है, उसको जाकर जरूर देखिए। 25 मिनट की वीडियो है, कंप्लीट एनालिसिस उसमें बताई है, एक बार जरूर देखिए और आज की डेट में देखिए क्या हुआ है, सेम वैसा ही हुआ कि नहीं हुआ। फिलहाल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चार्ट को भी देखेंगे और इसके फंडामेंटल को भी मामूली सा रिव्यू करके देखेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत रिव्यू जरूरी है। हालांकि बैंक के अंदर मैंने आपको बता रखा है बहुत सी चीजें देखी जाती है जो कि संभव नहीं है सिर्फ 10-15 मिनट की एक वीडियो में देखना। फिर भी हम कोशिश करते हैं, फंडामेंटल पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए हमारा वेबिनार जल्दी आ रहा है 7 सितंबर, इस सैटरडे को शाम को 7 से रात को 9 बजे। अगर आपने वेबिनार ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, ज्वाइन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि वेबिनार ज्वाइन करने पर आपको बहुत सी चीज़ों लर्निंग के लिए मिलेगी, वहां पे कोई टिप विप नहीं मिलने वाली है। लर्निंग के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। मेरे रडार पे कौन से चार्ट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, साथ में आप वहां पे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। एक क्यूएनए सेशन भी होगा जहां पे आप अपने हिसाब से चार्ट लाकर भी पूछ सकते हैं, आपको कौन से चार्ट पे रिव्यू चाहिए जरूर आप उसमें बता सकते हैं। तो ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं आईडीएफसी बैंक के फंडामेंटल्स पे। आईडीएफसी फर्स्ट के फंडामेंटल में सबसे पहले इसकी मार्केट कैप देखिए, 56,000 करोड़ से ऊपर की है। मैं आपको बता देता हूं, देखो बैंक के फंडामेंटल में एनडीआर, एलडीआर, कासा, एनआईआई और निम्स, इसके अलावा आप करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट रेशियो, प्रोविजंस देखे जाएंगे, प्रोविजंस और बहुत सारी चीजें होती है, लोन बुक, वॉन बुक, ग्रोथ, ये वो। पता नहीं मार्केट को कब कौन सी पसंद आए, कौन सी खराब लगे। मैं तो इतना डीप एनालिसिस नहीं कर रहा, आप करना चाहें डेफिनेटली अपने स्तर पे करिए। मैं नहीं करता इतना डीप एनालिसिस, क्योंकि माथापच्ची बहुत ज्यादा होती है बैंकिंग्स के अंदर। रिटर्न वो दिख जाते हैं कि रिटर्न कितने मिलने कितने नहीं। फिलहाल बात करते हैं स्टॉक के पी पे, तो 19 के आसपास है। अगर इसको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करूं तो मुझे एक्सपेंसिव नजर आता है, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है। बुक वैल्यू 45 है, तो बुक वैल्यू से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि ठीक ठाक कह सकते हैं। आरओसी आरओई ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है, ठीक ठाक कही जाएगी। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 35% के आसपास है और इसकी होल्डिंग काफी शिफ्ट हुई है। अब देखिए यहाँ पे चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग 2% आया है। अब इसके पीछे के बहुत से रीजंस होते हैं, हालांकि किनके पास गई है वो हम जरूर देखेंगे इस वीडियो में आगे। कंपनी का ईपीएस जो है वो 4 रुपीज का है, तो लगभग 75 रुपए के स्टॉक का ईपीएस 4 रुपीज होना आप समझ सकते हो कि किस तरीके से ठीक है या खराब है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अनप्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, ठीक है। डेट कंपनी के ऊपर होगा क्योंकि फाइनेंस की कंपनी है, बैंकिंग स्टॉक है। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत कम है, फ्री कैश फ्लो अच्छा कहा जाएगा। पीई रेशियो अट्रैक्टिव नजर आता है, मार्केट कैप टू सेल्स कोई एक्सपेंसिव नहीं दिखती। पीई रेशियो जरूर थोड़ा सा एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। अब इन चीजों को भी समझिए, ये सब हुआ क्यों है, इसमें गिरावट क्यों आई है, मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपके सामने, जरा समझिए। बैंक ने क्या किया था, बैंक का जो गाइडेंस होता है उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि अगले 5 साल में हम उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। किसने बोला? जो मैनेजमेंट था उसने बोला। हालांकि ये बात उन्होंने पहले भी बोली थी कि हम नहीं कर पाएंगे और उन्होंने किया। वो कहते हैं कि हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पे वर्क करते हैं। वो कह रहे हैं 5 साल अगर हमारा जो गाइडेंस है उसमें हम शायद उतनी बड़ी ग्रोथ ना कर पाए, ऐसा करके गाइडेंस थोड़ा कम किया उन्होंने। तो इस वजह से दिक्कत हुई है और इस वजह से गिरावट आई थी। ये बात आज के 1 साल पहले की हो गई है, लगभग 7-8 महीने पहले की, और उसी को अभी तक मार्केट जो है उबर नहीं पाया उस सदमे से। अगर आप ओवरऑल इसकी पिक्चर देखें और यहां पर देखेंगे कि कंपनी का किस तरीके से सेल्स रही है या रिवेन्यू रही है, सेल्स नहीं होती सॉरी, रिवेन्यू। तो रिवेन्यू देखिए, रिवेन्यू हर बार इसकी हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती जा रही है, जो कि अच्छी चीज है, ये अच्छी बात मानी जाएगी। अब रिवेन्यू देख के कुछ नहीं मिलेगा, शेयर होल्डर को बेनिफिट होगा ईपीएस देखने से। ये ध्यान से देखिए जरा, ईपीएस कितना है। तो अगर आप ईपीएस देखेंगे, 1 रुपए 23 पैसे का ईपीएस था, यहां पर 816 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 2023 में। अब वहां से लेके अभी तक आपकी ग्रोथ तो नहीं आई, उल्टा ईपीएस आपका टूट गया, घट गया ईपीएस। तो जब आपका ईपीएस घटेगा तो मार्केट उसी के अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड भी देगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूएशन भी मिलेंगे। तो आपका ईपीएस जो है यहाँ पे काफी कम हो गया है और इसी के अकॉर्डिंग मार्केट आपको वैल्यूएशन दे रहा है। आप अगर देखेंगे सितंबर 2022 में भी सेम ईपीएस था, और अगर आज भी 2 साल बाद सितंबर 2024 में भी अगर आपका सेम ईपीएस आ रहा है, समझिए इस चीज को, तो 2 साल में आपकी ग्रोथ क्या है? 0/लुल। तो मार्केट भी रिटर्न क्या देगा? 0/लुल। माइनस में भले ही दे दे, प्लस में तो नहीं देने वाला है। आपका बैंक अच्छा है बट रिटर्न जब तक नहीं आएंगे, ग्रोथ नहीं आएंगे, नहीं उभर पाएगा। अब इसका जरा ईयरली देखिए पीएनएल कैसा रहा है। तो ईयरली अगर आप देखेंगे साल दर साल इसने ग्रोथ अच्छी करी है, ये दिख रहा है आपको। बट एक चीज नोटिस करिए, ये यहां से यहां ग्रोथ अच्छी, ये अच्छी, लेकिन ये क्या, यहां पर तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा। मार्केट आपको उसी के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड कर देगा, साइडवेज टू नेगेटिव कर देगा, पनिशमेंट दे देगा, वो उसी टाइप से वर्क करेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं
क्या इस सदमे से मार्केट उबार सकता है खुद को, या फिर ये मैनेजमेंट जो आगे खुद को परफॉर्मिंग अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है परफॉर्मेंस देते हुए? यस, क्योंकि इन्होंने पीछे पास्ट में अपने आप को प्रूव किया है। प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ देखिए मैंने लास्ट वीडियो में भी एक चीज बताई थी, एक बच्चा है उसकी इम्यूनिटी मजबूत कब होती है? जब बार बार वो ठोकर खाता है, फिर उबर के आता है, फिर ठोकर खाई, फिर उबर के आई। तो ये वो बच्चा है जिसने कोविड जैसे महासंग्राम को झेला है। तो ये महासंग्राम झेलने के बाद अगर मैनेजमेंट की इंटेंट अच्छी रहे तो निकल के आ सकते हैं, सब कुछ बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन समय है, अभी समय लगेगा, वो हमें साफ साफ नजर आ रहा है। आगे बात करते हैं इसी के रिटर्न्स पे। तो 5 साल के रिटर्न्स आपके सामने हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी आपके सामने कुछ खास नहीं है, और ये भी बहुत नॉर्मल रिटर्न है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं है, ध्यान में रखिएगा। लोगों को लगते होंगे क्योंकि उन्होंने मार्केट तब ज्वाइन किया जब एकदम नीचे था। इसके हाई से लेके अभी तक देखो इसके कोई रिटर्न्स अच्छे नहीं बने हैं। अब बनने चाहिए, वो आगे की अलग बात है। अब जरा इसको देखिए, प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार ही कम होती जा रही है, लगातार ही कम होती जा रही है, लगातार वो अपना माल बेचे जा रहे हैं, हमें दिख रहा होगा। अब इसको जरा ये देखिए एफआईआईज को, एफआईआईज भी यहाँ पे कुछ खास नहीं है, उन्होंने अपना माल जो है पिछले 2-3 क्वार्टर में लगातार बेचा ही है, जो हमें नजर आ रहा है बेचते हुए नजर आ रहे हैं। डीआईआईज यहाँ पर एक ऐसे हैं जो लगातार इसको खरीद रहे हैं, और उनकी होल्डिंग 12.81 के आसपास है। गवर्नमेंट की होल्डिंग हमें दिख रही है, पब्लिक की होल्डिंग 28% के आसपास है। लेकिन लुक एट दिस, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले 16 लाख शेयर होल्डर्स थे, आज की डेट में वहां से लगभग डबल शेयर होल्डर्स हैं। तो वो डबल शेयर होल्डर क्यों हैं? वो किस एक्सपेक्टेशंस के साथ हैं? क्या उन्होंने इस स्टॉक को नीचे 30-40 रुपए से 80 रुपए 90 रुपए आते हुए देख लिया, इस वजह से आए हैं कि नहीं ये तो 3 गुना हो गया, तो हमारे लेने के बाद 1 साल में और हो जाएगा? नहीं होने वाला है। एक्चुअली कैसे काम करेगा मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक बार जरा चार्ट पे चलते हैं, वहां पिक्चर एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि रिटेलर की थिंकिंग क्या होती है और वो चोट कहाँ खाता है। एक बार करते हैं चार्ट पे चर्चा। ये हमारे सामने चल रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट, जरा ध्यान से समझिए, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। देखिए रिटेलर चोट कहां खाते हैं समझना। ये मूव ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे मूव आ गया। अब वो इस मूव में देख के यहां पर आए हैं, ठीक है। यहां पर आने के बाद में उनको लगता है या फिर यहां पर आए या फिर यहां पर आए हैं, बिना कोई ट्रेंड के, फिलहाल जब तक कोई ट्रेंड नहीं है। यहां पर आने के बाद उनको क्या लगता है अब आने वाले 1 साल 12 महीने में भी ऐसे ही रिटर्न देगा, नहीं देने वाला है। वो घुस तो गए ऊपर, अब आने वाले 1 साल 12 महीने वो नीचे देखने के बाद जैसे उनके भाव मिलेंगे वो निकल जाएंगे, फिर कोई पैटर्न बन के बुलिश होगा तो फिर बोलेंगे कि मार्केट हमारे लेते ही गिरता है, हमारे बेचते ही चढ़ता है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। रिपीट अगेन रिपीट, ये गलती हमें नहीं करनी है। हमें तब लेना है जब उसके चलने का समय हो, हमें तब नहीं लेना है जब वो कि डाउन ट्रेंड में हो। हमें डाउन ट्रेंड में तभी लिया जाता है जब आपके अंदर कैपेसिटी है एक्यूमुलेशन की। इसको समझते हैं यहाँ पर प्रॉपर, इसको लर्निंग के लिए यहाँ पे देखिए हमारी जो बात हुई थी लास्ट वीडियो में, ये हुई थी स्टॉक ने एक करेक्शन तो किया ही है 70-80% का अपने हाई से, उसके बाद एक अपसाइड वेव आई है। ये जो अपसाइड वेव पूरी आपको दिख रही है इसमें कोई मेजर करेक्शन हुआ ही नहीं था, यानी ये जो चला था यहाँ से 30 रुपए से और ये 90-100 रुपए तक गया था, इसमें कोई मेजर करेक्शन का जो फिगर है वो आया ही नहीं, कोई बड़ी करेक्शन आई ही नहीं। यहाँ से स्टॉक 100 रुपीज से स्टॉक अभी तक 30% अपने हाई से करेक्ट हुआ है, कोई ज्यादा बड़ी करेक्शन नहीं है, 30% के लगभग की करेक्शन है। इसकी बात हमने करी थी कि 65-70 का एक डिमांड जोन है, वहां तक आ सकता है। एग्जैक्ट 70 तक स्टॉक आता है, वहां से एक बाउंस लेता है, लेकिन क्या अभी ट्रेंड बुलिश हो गया? अगर मंथली चार्ट को आप ध्यान से देखें, चलिए इन ड्राइंग्स को आपके सामने हटाते हैं। लर्निंग की कोशिश करना प्लीज दोस्तों, लर्निंग की कोशिश करना, आपकी समझ आए चीजें। देखिए रेड कैंडल बन रही है, उसके बाद इसका हाई नहीं कट रहा, मतलब पहले ग्रीन कैंडल जो बन रही थी इनके लो नहीं कट रहे थे, ग्रीन कैंडल बनी, अब ट्रेंड बनता है तो इसका लो कट के नीचे मंथली क्लोज नहीं आती। देखो एक भी ग्रीन कैंडल के लो के नीचे मंथली क्लोज नहीं है, रेड कैंडल की एक भी नहीं है। यहां पर ये ग्रीन कैंडल के लो के नीचे रेड कैंडल की मंथली क्लोज आ गई, दैट मींस ट्रेंड एक बार का खत्म हो गया मंथली चार्ट पे, समझ आया। अब इसी रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज चाहिए, तब नया हमारे पास ट्रेंड बनेगा, और मंथली क्लोज चाहिए, ध्यान रखना। तो वो नहीं आई, फिर नई रेड कैंडल बनी, अब इसके ऊपर चाहिए, नहीं आई, इसके ऊपर चाहिए, नहीं आई, इसके ऊपर चाहिए, देखो खाली ऊपर गया, क्लोज नहीं कर पाया, तो वो भी क्लोज काउंट नहीं हुई। फिर ये रेड कैंडल बनी, फिर ऊपर गया, क्लोज नहीं कर पाया, तो फिर काउंट नहीं हुई। फिर ये रेड कैंडल बनी, फिर अभी तक ऊपर गया नहीं है, तो देखा जाएगा जब जाएगा। अब नई रेड कैंडल ये है हमारे सामने, जो कि लगभग 77 की मंथली क्लोज चाहिए, उसके बाद में ट्रेंड बुलिश होगा। तब तक आप ट्रेंड को बुलिश नहीं कह सकते मंथली चार्ट पे, यानी अभी तक ट्रेंड क्या है, साइडवेज टू नेगेटिव ही चल रहा है। इतना क्लियर हुआ? आओ आगे चलते हैं, समझ आया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वीकली पे। लुक एट दिस, दिस इज द वीकली चार्ट। अब इसको समझो जरा, यहां से एक ट्रेंड आता है डाउन ट्रेंड, स्टॉक ने थोड़ा सा बाउंस लेके यहां पे रुका, पोज लिया, ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद एक नई रेंज बनती है, इस रेंज का भी ब्रेक डाउन किया, यानी ये एक हर्डल हो सकता है 76-77, फिर से एक हर्डल बन सकता है इसके लिए। ये इस तरीके से नीचे आया है, इसको समझना है। अच्छी बात यह है कि 70 के आसपास एक डबल बॉटम बना है। क्या बना है? डबल बॉटम पैटर्न इसने बनाने की कोशिश करी है, अच्छी बात है।
लेकिन हमें ये भी तो समझना होगा कि ओवरऑल ट्रेंड क्या बुलिश हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक साइडवेज टू नेगेटिव ही ट्रेंड है। तो वो ट्रेंड कब बुलिश होगा उसके लिए हम फिलहाल बात करने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमें क्लियर हो गया ट्रेंड बुलिश नहीं है। अब इसको जरा एक बार डेली कन्वर्ट करते हैं। लुक एट दिस इज द डेली चार्ट। अगर आप डेली चार्ट को भी देखेंगे आपको बेटर आइडिया मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, अब एक इस लेवल के अंदर जो है स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये आपको पता चल रहा है कि इन लेवल्स के आसपास स्टॉक जो है एक रेंज बना रहा है जहां पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल आप देखेंगे तो पहले पीछे यहाँ काफी अटेम्प्ट हुए थे इन लेवल्स को, इस डिमांड जोन को रेस्पेक्ट देने की, तोड़ने के बाद ये सीधा नीचे ही आया। कोई खास यहाँ पे हमें अपसाइड का या फिर कोई मोमेंटम जो है वो नहीं मिल रहा है, कोई भी तरीके का मोमेंटम नहीं मिलता। कन्वर्ट करते हैं इसको वापस मंथली चार्ट पे। ट्रेंड मिसिंग है ये हमें पता चला, देखिए ट्रेंड तो मिसिंग है। अब मंथली चार्ट देखिए, ये एक सपोर्ट एक्ट कर रहा है 70 रुपीज के आसपास। क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है? पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस बना हुआ था। क्या था पहले? यही लेवल एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, लेकिन फिर भी जो मेजर डिमांड जोन है वो आज तक यही है 65 से 70 के आसपास। ये एक अच्छा डिमांड जोन है, या फिर इसके नीचे है, मतलब डिमांड जोन 70 के नीचे अच्छा वाला है। तब तक कोई डिमांड जोन या ट्रेंड या फिर बड़े बुल्स की एंट्री मुश्किल है। अगर हमें ऊपर जाना है, हम चाहते हैं कि हम ऊपर जाएं और एक ऊपर में अच्छा ट्रेंड मिले, तो भी अभी हमारे पास फिलहाल कोई भी कंफर्मेशन यहाँ नहीं है। अब इसके लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है कि जिस तरीके से मंथली चार्ट पे हमें रेजिस्टेंस बार बार यहाँ मिले हैं ₹84-85 पे, तो हम 85 को अपना लेवल पकड़ेंगे जिसके ऊपर टर्न हो सकता है, ट्रेंड टर्न हो सकता है, यानी कि हम मान सकते हैं कि उसके ऊपर ट्रेंड बुलिश होगा। तब तक हम ट्रेंड को बुलिश नहीं कह सकते। तो इसी को कन्वर्ट करते हैं एक बार वीकली चार्ट पे, बेटर आइडिया और बेटर पिक्चर आपको मिलेगा। ध्यान से देखिए, दिस इज द वीकली चार्ट। अब देखिए 85 का लेवल मैंने क्यों चूज किया है, ध्यान से देखिए, यही लेवल था जिसकी वजह से बार बार आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है, इतने समय से मिल रहा है। तो क्यों ना इसी को अपना एक इंपॉर्टेंट लेवल बनाया जाए। एक बात करते हैं, जो लोग ऑलरेडी लेकर बैठे हैं, समझिए ये बात हमने ऑलरेडी 7 महीने पहले करी थी कि जो ऑलरेडी लेकर बैठे हैं उनके लिए यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बनती है, करनी चाहिए, फोकट की रखनी है तो रख सकते हो। ये बात हमने करी थी ऑलरेडी। फिर भी हम बात करते हैं कि जो ऑलरेडी लेके बैठे हैं आज की डेट में, क्या वो इसमें सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि ऑलरेडी 30% करेक्ट हो चुका है। तो ऐसा तो कोई है नहीं कि यहाँ से कोई सेलिंग प्रेशर आ सकता है। एक चीज हो सकती है कि वो आए, वो ये हो सकती है कि 70 के नीचे आने पे हल्का फुल्का आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बाकी अब यहाँ पे अगर हम ये देखें कि कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट वाले देखेंगे, कोई देखो तेजी के लिए हमें चाहिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट एंड फ्रेश स्विंग बुल्स की एंट्री, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट वाले के लिए फंडामेंटल अगर हम देखना चाहें तो फंडामेंटल कैसे हैं? ओके हैं, अच्छे कहे जाएंगे, फंडामेंटल खराब नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा है। टेक्निकल देखने जाते हैं तो टेक्निकल में हमें नो कॉन्फिडेंस, अभी नो कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस तब है ₹85 के अबोव है। मतलब बुल्स कब आ रहे हैं? बुल्स आ रहे हैं 85 के अबोव, कॉन्फिडेंस वहां है। तो राइट नाउ कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो वन टाइम वाला तो इन्वेस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यानी बड़ा पैसा जो वन टाइम का आता है ना, वो तो नहीं आएगा। तो वन टाइम का नो। अब किसके लिए काम का होगा? जो रिस्की प्लेयर एक्यूमुलेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे एंट्री कर रहे होंगे। हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप एंट्री कर लो, नहीं, हम ये डिसाइड कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं इसमें एंट्री कर कौन रहा होगा। जो रिस्की प्लेयर है, जो एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं वही कर सकते हैं। जो सेफ प्लेयर है, वन टाइम बाय करके बैठना चाहते हैं, उनके लिए तो नहीं बनता है। इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पे कोई स्विंग वाले बुल्स आ सकते हैं क्या? न्यू बुल्स जो स्विंग ट्रेड करते हैं वो बुल्स आ सकते हैं? तो आंसर इज नो, वो आएंगे ₹85 के अबोव। तो अभी उनकी तो एंट्री नहीं है, अभी उनकी तो एंट्री नहीं है यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे कोई भी तरह का ट्रेंड मिसिंग है। अब ऐसे कोई रिस्की प्लेयर है वो तो कह देगी नहीं मैं तो 70 को एसएल बना के करूंगा, वो अपनी इच्छा है, लेकिन फिलहाल ट्रेंड मिसिंग है, इस बात को हमें समझना होगा। सो ये चीज पिक्चर आपके लिए क्लियर होनी चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिगार्डिंग। मेरे लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो बुलिश होगा 85 के अबो। 85 के अबो जाने के बाद मेरे लिए रिव्यू करना है, मेरे लिए वो ज्यादा आसान है अगर मेरे को अच्छा प्ले करना है स्विंग तो। और बाकी देखिए किसी का कंफर्ट है कि नहीं हमें तो 85 के ऊपर चला गया तो हमारे लिए तो जिंदगी भर की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, क्योंकि अभी 76 चल रहा है, यहाँ से 10-12% ऊपर चला गया तो जिंदगी भर की हमारी तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो उसे 85 का वेट नहीं करना, एडवाइजर से आधी बात करनी है, बात करके डिसीजन ले लेना चाहिए बाय करना है कि नहीं करना है। जिसको ये कंफर्ट है कि नहीं मुझे ट्रेंड फॉलो करना है, उसे 85 के ऊपर अपने एडवाइस से बात करनी है। जिसे ये कंफर्ट है कि नहीं हमें ट्रेंड तो चाहिए ही नहीं, हम तो जितना डिप मिलेगी उतना लेंगे इसको, तो फिर वो अपने एडवाइजर से वैसे बात करेगा कि भाई डिप कैसे आ रही। सारा गेम यहाँ का है। मेरा माइंड तो कह रहा है कि भाई 85 के ऊपर मेरे लिए ज्यादा कंफर्ट मिलेगा, तब सोचेंगे, फिलहाल नहीं,
क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में। अगर ट्रेड ही करनी है इधर उधर करके तो 10-12% की कहीं भी स्विंग निकाल ही लेंगे, निकालते हैं भी, आपके सामने है, तो वो चीज़ वैसे वर्क कर सकती है। तो अननेसेसरी रिस्क लेने से मैं फिलहाल बचना चाहूँगा। एक्यूमुलेशन वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो टाइम देने की कैपेसिटी सबकी होती है या नहीं होती है वो आप भी जानते हैं। फिलहाल आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा चीज़ें किस तरीके से हमने बात करी है। किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करिए वेब एनालिसिस के लिए। इस नंबर पर हमारी टीम से बात करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वेब एनालिसिस एक 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां एक समय में एक इंसान हमारे साथ सीखता है। अगर आप सीखना चाहें तो इस नंबर पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ में इस बात का ध्यान रखिए, वेबिनार के लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्ट्रेशन करवाइए और वेबिनार में कनेक्ट हो जाइए। और इस बात को भी नोट डाउन करिए कि हमारे चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।